तो क्या हालचाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए बच्चों, अपने जो कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो पार्ट नंबर फर्स्ट अपने इसका किया था और उसमें अपने पढ़ा था, जो लास्ट टॉपिक था वो था कि एसी का औसत मान एक पूर्ण चक्र के लिए, कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर कंप्लीट साइकिल, ठीक है। अब उससे आगे जो अपना टॉपिक है ये है एक अर्ध चक्र के लिए एसी का औसत मान, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर हाफ साइकिल, ठीक है। हाफ साइकिल के लिए अपने निकालना चाहते हैं भी एसी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ठीक है। तो अब जो आपकी बुक है, आप बुक में देखना इस वाले टॉपिक को, कि उसमें आपको 3 स्टेप में ये वाला टॉपिक कंप्लीट करवा रखा है, ठीक है। तो उससे आपको समझ नहीं आएगा आपको क्या है, यानी जो फॉर्मूला उन्होंने लास्ट में निकाला हुआ है वो फॉर्मूला तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो अपने को यहां पर थोड़ा सा क्या है उस हिसाब से करना पड़ेगा, सारा स्टेप वाइज आपको करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो अब देखो एवरेज वैल्यू अब आपको निकालनी है एसी की, और कल अपने एवरेज वैल्यू का जो फॉर्मूला पड़ा था आई एवरेज जो था वो अपने ऊपर तो पड़ा था आई इंटू डी टी, और नीचे था डी टी यानी टाइम का समाकलन यानी इसका इंटीग्रेशन। तो अब कल जो अपने लिमिट लगाई थी ना वो 0 से लेकर टी तक लगाई थी, क्योंकि कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगता है वो 0 से लेकर टी तक लगता है, ठीक है। अब अपने हाफ साइकिल यानी अर्ध चक्र के लिए निकालना चाहते हैं, तो जो टाइम है मतलब वो क्या आ जाएगा T/2, यानी ये होता है ऐसे ऐसी। तो अपनी आप अब आधे टाइम के लिए यानी T/2 समय के लिए निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर लिमिट लगेगी बस उसमें चेंज आएगा और कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी सारा कल वाला सेम रहेगा, बस लिमिट की वैल्यू में चेंज आएगा जिससे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी 0 से T/2, ठीक है। तो अब देखो आई एवरेज जो आ जाएगा यहां पर वो क्या आ जाएगा, आई की जगह तो अपने रखते हैं आई एम साइन ओमेगा टी, और साथ में डी टी, और 0 से लेके और कितना T/2 तक, और नीचे आ जाएगा डी टी का जब समाकलन करेंगे तो वो टी आएगा, और टी में जब अपने क्या करेंगे T/2 रखेंगे तो ये T/2 टाइम बन जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट मैं T/2 लिख रहा हूं। अब आप देखो कि ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा और आई एम बाहर आ जाएगा, तो यहां पर जो आई एवरेज बनेगा आपके पास वो देखो क्या बनेगा कि 2IM और अपॉन में टी, क्योंकि टी ये वाला अपॉन में ही पड़ा रहेगा, बटे में पड़ा रहेगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, आई एम भी बाहर आ जाएगा, और अंदर जो बचेगा वो बचेगा साइन ओमेगा टी डी टी, 0 से लेके और T/2, ठीक है ना, ये रहेगा। अब देखो आई एवरेज इज इक्वल टू अपने निकाल लें तो 2IM और अपॉन में टी, और साइन ओमेगा टी का कल मैंने आपको इंटीग्रेशन या समाकलन बताया था क्या होता है, माइनस कोस ओमेगा टी और अपॉन में ओमेगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, इस माइनस को भी बाहर ले लो और ओमेगा को भी बाहर। आप में से कई बच्चे सोचेंगे सर माइनस क्यों बाहर क्यों ले रहे हो, तो क्योंकि अगर अंदर माइनस पड़ा रहेगा फर्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको वैल्यू रखने में दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ तो माइनस की रखेंगे फिर इसमें से माइनस माइनस प्लस होता है, तो वहां कई बच्चे क्या है दिक्कत आ जाती है उनको, कई बच्चे गलत कर देते हैं। तो इसी कारण अपने माइनस को पहले ही बाहर लिख लेते हैं। तो आई एवरेज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो -2IM और अपॉन में ओमेगा टी, ओमेगा भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ओमेगा टी, और यहाँ आप क्या करो ये लिमिट लगाओ साथ साथ, तो अंदर बचेगा आपके पास कोस ओमेगा टी, 0 से लेके और T/2 टाइम तक, ठीक है। अब आप इसमें रखो आई एवरेज इज इक्वल टू -2IM अपॉन में ओमेगा टी और कोस ओमेगा इंटू T/2 माइनस कोस 0 डिग्री, ठीक है, 0 आ जाएगा। अब इस ओमेगा की जगह पर आपको क्या करना है, 2π/T रखना है। ओमेगा की जगह क्या करना है, 2π/T इसकी जगह आप रख दो, और बाहर वाले ओमेगा की जगह भी आप क्या करो 2π/T रख दो। तो जो आई एवरेज आ जाएगा यहां पर वो आपके पास देखो क्या आएगा, -2IM अपॉन में 2π/T और इनटू में टी तो है ही ये वाला। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा अंदर, कोस ओमेगा की जगह 2π/T, कोस 2π/T गुणा में T/2 माइनस कोस 0 का मान क्या होता है
1 होता है। cos 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो आई एवरेज जो यहाँ पर आ जाएगा, अब t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस आई एम बटा पाई बचेगा यहाँ पर, माइनस आई एम बटा पाई, 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, तो क्या बचा? कोस पाई और माइनस में 1, तो आई एवरेज इज इक्वल टू माइनस आई एम अपॉन पाई, और कोस पाई होता है -1, तो ये -1 इंटू में -1 आ जाएगा। ठीक है, तो जो आई एवरेज यहाँ पर बनेगा वो माइनस आई एम अपॉन में पाई और इंटू में -2 बनेगा। तो आई एवरेज की जो वैल्यू है वो 2im अपॉन में पाई आ जाएगी। और जब अपने इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये 2im और पाई की वैल्यू 3.14, 3.14। तो अब आपको क्या करना होगा, इस 3.14 का 2 में डिवाइड करना होगा। तो जब अपने इसको डिवाइड करेंगे तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, देखो ये 200 बटा 314 बनेगा। ठीक है, 200 बटा 314, तो सबसे पहले तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ 0, और ये लगभग अब क्या जाएगा, 6 पर जाएगा शायद। तो इसकी वैल्यू मैं देख लेता हूं यहाँ पर 0.636, ठीक है, 0.636 इंटू आई एम आ जाती है। तो ये क्या आ गई, आपके पास वैल्यू आ गई है। एक वैल्यू आप इसकी ये भी कंसीडर कर सकते हो, कई बार पेपर में ये भी पूछी जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि हाफ साइकिल के लिए जो आई एवरेज है, यानी एवरेज करंट की वैल्यू है, औसत जो धारा का मान है वो क्या होता है, इसकी पीक वैल्यू का, मतलब इसके शिखर मान का क्या होता है, 0.636 गुना होता है। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं सो एवरेज करंट for half cycle is equal to 0.636 times of peak value या पीक करंट। ठीक है, या आप इसको हिंदी में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो धारा का औसत मान, धारा का अर्धचक्र हेतु औसत मान इज इक्वल टू 0.636, सॉरी यहां पर आप लिखो शिखर मान का 0.636 गुना, या आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो 63.6% ऑफ आई एम, यानी आई एम का 63.6%, यानी 63.6% जब आप निकालोगे आई एम का तो वो यही आएगा। तो आपको यहां पर देखो 3 तरीके से आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले तरीके से ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि आपको डायरेक्ट कह देंगे कि किसी भी एसी करंट के लिए हाफ साइकिल के लिए उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करो, अर्ध चक्र के लिए औसत मान ज्ञात करो। दूसरा आपको कह देंगे कि सिद्ध कीजिए कि जो आपके पास एसी का प्रथम अर्ध चक्र के लिए औसत मान होता है वो उसके शिखर मान का 2/पाई गुना होता है या 0.636 गुना होता है। यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले सुन लो कि प्रूव दैट द एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल ऑफ एसी इज इक्वल टू द 2/पाई टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू, या फिर 0.636 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और या फिर आपसे परसेंटेज की फॉर्म में पूछ सकते हैं, वी प्रूव दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी की जो एवरेज वैल्यू है वो क्या होती है, उसकी पीक वैल्यू की 63.6% होती है। ठीक है, इस प्रकार भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये आपका क्या था, टॉपिक था। और क्या है कि जो आपका बुक है, बुक से अगर आप कंपेयर करते हो इसको, तो बुक से कंपेयर करने पर जो इसकी यानी कि ये वाले जो स्टेप हैं वो बहुत ही यानी कि इसमें ज्यादा दी हुई है। ठीक है, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो इसकी वैल्यू कही हुई है वो कितनी दी हुई है, नेगेटिव वैल्यू दी हुई है, यानी आई एवरेज इज इक्वल टू -0.636 आई एम। ठीक है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए वहां पर क्या आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी इसकी। समझ आई, नेगेटिव यहाँ पे किसको शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है बच्चों। तो ये वैल्यू है। अब नेक्स्ट जो इससे टॉपिक है वो सबसे यानी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो अपने ये 3 टॉपिक करेंगे, एक कल हो गया, एक ये वाला और एक इससे जस्ट आगे वाला।
तो उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है, तो एक बार आप इसको लिख लो, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट जो अपने पास आता है AC का वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, ये सबसे आप ऐसे कह सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपने पढ़ा था कि जो AC की एवरेज वैल्यू होती है किसके लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए, पूर्ण चक्कर के लिए, उसका मान 0 होता है। उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। सबसे पहला डेरिवेशन किया था। तो अब अपने कंप्लीट साइकिल के लिए एक नई चीज डिफाइन करते हैं, पूर्ण चक्कर के लिए एक नई चीज परिभाषित करते हैं, नई राशि एक परिभाषित करते हैं, क्वांटिटी। उसको अपने क्या बोल देते हैं, वर्ग माध्य मूलमान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। और जो इसका सिंबल होता है ना बच्चों, वो सिंबल आपके पास होता है IRMS। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर। तो RMS इसका रूट मीन स्क्वायर से बना है। तो अब ये होता क्या है कि आपको इसके नाम से ही देखना पड़ेगा, आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब जो हिंदी मीडियम का नाम है उसके हिसाब से आपको बिल्कुल सही है, इसी हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। और इंग्लिश मीडियम में अपने क्या करना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अपने जो AC का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, RMS वैल्यू होती है, तो IRMS इज इक्वल टू, देखो होता क्या है, आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम वाले पीछे से ही इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे और हिंदी मीडियम वाले ऐसे के ऐसे। तो सबसे पहले स्क्वायर, तो जो आपको I का पहले स्क्वायर है ये करना है। ठीक है ना, स्क्वायर है ये करना है। फिर इस स्क्वायर का क्या करना, आपको माध्य लेना है, मतलब मीन लेना है, इसका एवरेज लेना आपको। एवरेज लेके उसके बाद इसका क्या करना है आपको, रूट, या मूल का मतलब रूट, तो रूट इसका ये हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके लिए होगा, 0 से लेके और T टाइम के लिए अपने इसको करेंगे। तो आपको सबसे पहले I का स्क्वायर करना है, फिर I का स्क्वायर करके उसका एवरेज वैल्यू लेनी है, और एवरेज वैल्यू लेके उसका क्या करना है, अंडर रूट करना है। उसको अपने क्या बोल देते हैं, IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। ये मैथमेटिकली डिफाइन है, और इसके जो फिजिकल मीनिंग है, यानी फिजिक्स में इसका क्या अर्थ है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का, वो भी अपने पढ़ेंगे। लेकिन एक बार आप क्या करो, मैथमेटिकल वैल्यू ही इसकी डिफाइन करते हैं अपने। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले कि I का स्क्वायर करना है। ठीक है ना, I का स्क्वायर करके और फिर उसका क्या करना है, रूट यानी एवरेज लेना है। तो इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूं यहां पर कि IRMS, इसको जो लिखूंगा मैं, IRMS इज इक्वल टू अंडर रूट आपको I स्क्वायर DT और अपॉन में अंडर रूट DT। ठीक है, और ये ऊपर क्या लगा हुआ है, अंडर रूट लगा ही हुआ है। भी आपने I का स्क्वायर कर दिया, यहां पर I का स्क्वायर करके फिर उसका एवरेज लिया है, तो I के स्क्वायर का एवरेज लिया आपने। यहां पर पहले आप जब लेते थे तो यहां I dt होता था, लेकिन यहां पर अब आपके पास क्या है, I स्क्वायर dt है। और किसके लिए निकालनी है वैल्यू, 0 से लेके T टाइम के लिए, 0 से लेके T टाइम के लिए आपको ये वैल्यू निकालनी होगी। तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है अब। ठीक है, तो अब आपको पता है कि I इज इक्वल टू, बिकॉज I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी होता है। तो जब अपने I स्क्वेयर करेंगे तो वो हो जाएगा IM स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो, तो जो IRMS बनेगा वो क्या बन जाएगा आपके पास, अंडर रूट इंटीग्रेशन में 0 से लेके T और IM स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी dt, और अपॉन में यहां पर जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। बच्चों समझ आई इतनी बात। तो अब नेक्स्ट क्या है, IRMS इज इक्वल टू, आपको कांस्टेंट को यहां बाहर लेना है लेकिन रूट के तो अंदर ही रहेगा, तो IM स्क्वायर ऊपर से आ जाएगा और T नीचे से आ जाएगा। तो ये अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा, IM स्क्वायर और अपॉन में T, और यहां इंटीग्रेशन में 0 से T और साइन स्क्वायर ओमेगा T dt, और इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, तो रूट मीन स्क्वायर का पता लग गया। सबसे पहले वर्ग, पहले हिंदी मीडियम वाले समझ लो, वर्ग मतलब I का स्क्वायर, फिर उसका माध्य यानी एवरेज, फिर उसका मूल यानी कि अंडर रूट। आप इंग्लिश मीडियम वाले सबसे पहले स्क्वायर,
फिर उसके बाद मीन यानी एवरेज, और फिर उसके बाद रूट यानी अंडर रूट। इसका समझ आई बात। तो अब देखो, अपने इस रूट को आगे चलाने की बजाय अपने इस वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो यहाँ पर अंदर इंटीग्रेशन या समाकलन जो दिया हुआ है। तो नाउ अपने वैल्यू फाइंड करनी है 0 से लेके t और साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और इसका मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था और उसी फॉर्मूले से इसका इंटीग्रेशन होता है। वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपके पास एक यानी अलग कलर में लिख देता हूं, जो यहाँ पर फॉर्मूला है आपके पास। तो अब देखो, जो फॉर्मूला है आपके पास, वो फॉर्मूला कल मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वेयर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में क्या होता है, 2 होता है। ये फॉर्मूला कल मैंने आपको बताया था और मैंने आपको कहा था कि इसको याद करना है। मैथ वालों के शायद याद होगा, जो बायो वाले हैं उसको रट्टा लगाना पड़ेगा क्योंकि 11वीं क्लास का फॉर्मूला है, ठीक है ना। 10वीं तक तो आपने कॉमन ही पढ़े हुए हैं। तो देखो 0 से लेके टी तक, यहां 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी और अपॉन में 2 और साथ में आ जाएगा डी टी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो क्या करो, ऊपर वाले को मैं इक्वल में चलाता जाता हूं, यहाँ ये वाला इक्वल यहाँ पे लिख देता हूं। अब तो देखो आपको क्या करना है, इस दो को अलग अलग अपॉन में कर लेना है, 1/2 और साथ में माइनस में क्या बन जाएगा, कोस 2 ओमेगा टी और अपॉन में 2 और साथ में यहाँ पे डी टी और यहाँ पे 0 से लेके और टी तक, ठीक है ना। और अब यहाँ पर अपने क्या कर देना है, इस इंटीग्रेशन को डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कर देना दोनों पर। ये 1/2 डी टी 0 से लेके टी तक हो जाएगा और माइनस में ये क्या हो जाएगा, कोस 2 ओमेगा टी और अपॉन में 2 0 से लेके टी और साथ में यहाँ डी टी लगेगा। समझ आई बात, समझ आई इतनी। तो अब आपको इंटीग्रेशन करना है इसका, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 तो बाहर आ जाएगा और डी टी का अंदर बनेगा ओनली टी, ये 0 से लेके t/2 तक, और माइनस में ये 1/2 बाहर आ जाएगा और अंदर वाले का कोस 2 ओमेगा टी का बनेगा। देखो साइन का होता है माइनस कोस और कोस का होता है प्लस का साइन, तो प्लस का साइन बनेगा तो ये बनेगा साइन 2 ओमेगा टी और अपॉन में 2 ओमेगा आएगा, क्योंकि यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, समाकलन कर रहे हो। तो जो टी के रिस्पेक्ट कर रहे हो तो टी के साथ वाला जो मल्टीप्लाई में है या गुणा में है वो क्या आ जाता है, बटे में, और 0 से लेके टी तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1/2 है ही और ये बन गया, सॉरी टी आएगा यहाँ पर, t/2 नहीं टी आएगा, तो t माइनस 0 और माइनस में ये 2 ओमेगा भी बाहर ले लो तो ये आ जाएगा 4 ओमेगा और अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दो, साइन 2 ओमेगा टी माइनस साइन 0, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई, तो ये t/2 माइनस 1/4 ओमेगा और साइन 2 ओमेगा का ओमेगा का मान होता है 2π/t और साथ में t और माइनस में साइन 0, तो t से t कैंसिल, ये बना साइन 4π और साइन 4π का मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0, क्योंकि साइन पाई 2π 3π 4π जितने भी आते हैं इंटीजर की फॉर्म में वो उन सब का मान क्या होता है, 0। तो ये सारी वैल्यू अब क्या होगी बच्चों, 0 हो गई है। तो जो बचा अपने पास इस इंटीग्रेशन की वैल्यू वो कितनी आ गई, t/2 आ गई। और इस t/2 वैल्यू को किस में कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट करो तो जो IRMS की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, अब अंडर रूट IM स्क्वेयर अपॉन में t और इनटू में क्या आ जाएगा, t/2 आ जाएगा। तो इससे ये कैंसिल, तो बचा जो यहाँ पे वो बचा IM अपॉन में अंडर रूट 2, ठीक है। तो IRMS जो बचा आपके पास, IRMS की वैल्यू जो आई वो आपके पास आ गई IM बटा में अंडर रूट 2, या इस 1/√2 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो इसको जब अपने सॉल्व करते हैं 1/√2 को, तो ये कितना आएगा, आप √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो नीचे 2 आ जाएगा। इसको अपने कर ही लेते, चलो सॉल्व, IM इंटू
रैशनलाइजेशन मतलब इसका पूर्णांक में बदल देते हैं। अंडर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया आपने इसको, तो देखो नीचे वाला अंडर 2 और अंडर 2 बन गया, तो ये क्या बन गया, आई एम अंडर 2 बटा में 2। तो ये क्या बन गया, आई आर एम एस इज इक्वल टू, ऊपर अंडर 2 की वैल्यू होती है 1.414 इंटू आई एम और अपॉन में 2, तो ये बन गया 0.707 आई एम। ठीक है, तो जो आई आर एम एस वैल्यू आई आपके पास, वो देखो क्या आ गई, या तो आप कह सकते हो 1/√2 टाइम्स होती है, 1/√2 गुना होता है शिखर मान का या पीक वैल्यू का, या आप कह सकते हो 0.707 टाइम्स यानी 0.707 गुना इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। समझ आई बात इतनी आपको? तो ये डेरिवेशन देख लो बच्चों, इस डेरिवेशन की डेरिवेशन ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, जो ये अपने 3 किए हैं इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन यही है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है इसको। अब एक दो चीजें और हैं इसमें, वो मैं आपके सामने अब लिख देता हूं, जो मेन पॉइंट हैं, फिर अपना ये टॉपिक हो जाता है पूरा। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है आपको डेरिवेशन सारा समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, जो आपके पास है 3 मेन पॉइंट हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में लिखे हैं कि एसी के आरएमएस मान को आभासी या प्रभावी मान कहा जाता है। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज आल्सो कॉल्ड वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। आरएमएस जो वैल्यू होती है इसको अपने आभासी, यानी कि अपने को एक हिसाब से अपने को ये लगता है कि इतनी वैल्यू है इसकी, या फिर प्रभावी। इफेक्टिव वैल्यू इसको इस कारण बोलते हैं कि जो भी अपने घरों में काम आने वाले बिजली के उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं, चाहे पंखा है चाहे लाइट है, वो सारे क्या है, आरएमएस वैल्यू पर ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, आरएमएस मान पर ही वो क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। तो उसकी यानी उसको बनाते समय आरएमएस वैल्यू को स्पेशली ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा को मापने हेतु तप्त तार एमीटर को उपयोग में लेते हैं। 1 मिनट पानी पी लूं भाई मैं। तो देखो, जो इसको मापते हैं अपने, वैसे तो अपने क्या है कि आपको पता है एमीटर काम में लेते हैं जब भी अपने करंट को मेजर करना होता है, मापना होता है। तो अब इसमें डीसी वाला अपने नहीं काम में ले सकते, क्योंकि जो आपकी एसी है, एसी की जो डायरेक्शन है वो हर टाइम चेंज होती है, ये ऐसे चलती है एसी जो होती है। ठीक है, और जो इंडिया में अपने एसी यूज करते हैं, इसकी जो फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब पता है क्या है भाई, फ्रिक्वेंसी का मतलब एक जो फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि जो अपने 1 सेकंड में कितने इसने चक्कर कंप्लीट किए, कितने साइकिल कंप्लीट किए, तो 1 साइकिल यहाँ पे हो जाता है, एक यहाँ पे, तो ऐसे 50 साइकिल 1 सेकंड में जो भारत में इंडिया में काम आने वाली एसी है वो 50 साइकिल कंप्लीट कर लेती है। मतलब कि 50 बार ये क्या कर लेती है, डायरेक्शन चेंज कर लेती है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। मतलब कि 50 बार वैल्यू इसकी पॉजिटिव होती है और 50 बार ही क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। तो अब जो अपने अगर डीसी वाला एमीटर लगाएंगे, तो डीसी वाला एमीटर में क्या होगा कि ये वाला डीसी तो एक साइड में जाती है, तो इसकी जो सुई है वो ऐसे जाएगी, नीडल ऐसे जाएगी, यहां पर मान लो ऐसे आपने लगा रखा है। अब अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो ये नीडल इधर आना चाहेगी, तो इधर आके मेजर ही नहीं कर सकते, तो डीसी वाला एमीटर अपने इसमें यूज नहीं ले सकते। एसी के लिए अपने स्पेशल एमीटर काम में लेते हैं, और उस एमीटर को अपने क्या बोल देते हैं, तप्त तार एमीटर, यानी कि हॉट वायर मीटर्स एमीटर्स, एमीटर्स आर यूज टू मेजर एसी। एसी को मेजर करने के लिए हॉट वायर एमीटर अपने यूज में लेते हैं। अब ये हॉट वायर एमीटर क्या होते हैं कि ये इस चीज पर बेस्ड होते हैं, आपने पढ़ा होगा H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, कि अगर अपने किसी भी सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, आर उसका प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है टी टाइम तक, तो जो उसमें हीट जनरेट होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, वो H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी होती है। तो मतलब कि जो आपका H है, हीट है, ये क्या होती है, आई स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल होती है, आई स्क्वेयर के समानुपाती होती है। तो अब इसी जो प्रिंसिपल पर बेस्ड क्या होते हैं, ये तप्त तार एमीटर होते हैं या हॉट वायर एमीटर्स। मतलब जैसे जैसे इसमें क्या होती है, वायर गर्म होती है ना, उसी हिसाब से इसकी नीडल इसके साथ सेट की हुई होती है, वो नीडल साथ साथ चलती है। ठीक है, और इसमें आई स्क्वेयर क्या है, तो अब देखो जब आपका 1 एम्पियर करंट होगा, मान लो 1 एम्पियर का आपने सिंबल लगा दिया यहां पर, ये 1 है, तो अब जब 2 एम्पियर करंट आपका फ्लो होगा, तो जो इसमें हीट है वो कितनी 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी।
क्योंकि 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो 2 वाला लगेगा ना, वो इससे क्या लगेगा, 4 टाइम्स डिस्टेंस पे लगेगा। नेक्स्ट जो यानी निशान लगाएंगे अपने, अगर मान लो 3 एम्पियर करंट आपका प्रवाहित हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो जो एच है वो समानुपाती 9 के आ जाएगा, मतलब 3 यहाँ पे होगा लगभग। यहाँ 4 टाइम्स होगा, मान लो अगर 4 सेंटीमीटर ले रहे हो तो यहाँ 9 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच में गैप होगा। मतलब ऐसे नहीं भी इक्वल डिस्टेंस पे सारे जो निशान है वो लगे होते हैं, एक एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर क्या होते हैं ये, यानी कि इस हिसाब से डिस्टेंस पर ये लगाए हुए होते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको वो तो आपके है नहीं भी आपके सिलेबस में इसको दिया हो, लेकिन फिर भी मैंने चलो आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। तो आपको तो वैसे इतना ही याद रखना कि कौन से एमीटर इसमें यूज होती है। फिर भारत में काम आने वाली एसी का आरएमएस मान 220 वोल्ट है, यानी आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी यूज्ड इन इंडिया 220 वोल्ट। यानी कि जो भारत में इंडिया में अपने काम में लेते हैं वोल्टेज, ये वोल्टेज की वैल्यू है। अब आप देखो कि आई के लिए आपने इक्वेशन लिखी थी आई एम साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज के लिए जो इक्वेशन होगी वी एम साइन ओमेगा टी होती है। और जितनी वैल्यू आपने आई के लिए डिफाइन की है, आई के लिए परिभाषित की हैं, उतनी ही वही सारी वैल्यू आप वोल्टता के लिए परिभाषित कर सकते हो। यानी अगर आप वोल्टता का आरएमएस मान यानी वोल्टेज का आरएमएस मान निकालना चाहो तो वो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है ना, वोल्टेज का। तो एसी वोल्टेज और एसी करंट दोनों के लिए फॉर्मूले सेम ही आएंगे सारे। और दूसरी चीज ये कि 220 वोल्ट अपने जो लिखा होता है भी अपने घरों में जो लाइट आती है 220 वोल्ट, तो वो उसका आरएमएस मान होता है, मतलब आरएमएस वैल्यू मतलब स्क्वायर करके उसकी एवरेज वैल्यू होती है। ठीक है ना। तो अगर अपने क्या करें कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहिए, आई जो आई आर एम एस आपके पास, वो आई आर एम एस जो आपके पास आया था वो आया था आई एम बटा में √2। तो अगर मैं आई एम की वैल्यू निकालूं तो √2 इंटू आई आर एम एस आ जाएगा यहाँ पर। तो आई एम जो आएगा वो आएगा √2 इंटू आई आर एम एस, मतलब कि 220 वोल्ट वोल्टेज, सॉरी वी, यहाँ पर वोल्टेज निकाल रहे हैं अपने, तो वी लिखेंगे अपने। ठीक है ना, अपने वोल्टेज ही लेते हैं यहाँ पर, तो V लिखेंगे तो वी एम इज इक्वल टू वी आर एम एस। तो ये भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर वी एम आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी 1.414 इंटू 220, तो ये क्या आ जाएगी 300, जो आपके पास आएगी वैल्यू इसकी 311 वोल्ट। ठीक है, 311 वोल्ट। मतलब इसका मतलब ये है कि जो आपके घरों में एसी वोल्टेज आ रही है, उस वोल्टेज का जो ये मैक्सिमम वैल्यू है वो 311 वोल्ट होता है। मतलब वोल्टेज इतनी हो सकती है, अगर मैक्सिमम वैल्यू कहें ना तो 311 वोल्टेज हो सकती है। और इसको भी ध्यान में रखते हैं मैक्सिमम वैल्यू को, ठीक है, क्योंकि आरएमएस से रिलेटेड होती है। मैक्सिमम वैल्यू को ध्यान में रख के ही अपने घरों में लाइट वाले जितने भी उपकरण हैं, लाइट है, पंखा है, वो सारा कुछ बनाया जाता है, क्योंकि इतनी वोल्टेज वो सहन कर सके, क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इतनी, जो अपने घरों में एसी आती है। ठीक है, तो आपको इंडिया के लिए स्पेशली याद रखना है, इंडिया में जो एसी आती है उसकी फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति तो 50 हर्ट्ज होती है, वोल्टेज 220 वोल्ट होती है। ठीक है ना। और करंट कितना होता है वो वेरी करता है, चेंज होता रहता है, उसकी आप टेंशन मत लो। यानी कि वो अलग अलग उपकरणों के हिसाब से, अलग अलग इक्विपमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे आपने घरों में रॉड लगाई होती है, तो वो रॉड क्या है, वो रॉड ज्यादा करंट लेती है, इस कारण उसके लिए आप प्लग देखना, प्लग अलग से लगाते हैं, या जहाँ पर हीटर लगाते हैं वहां प्लग अलग लगा होता है, क्योंकि वो करंट क्या है ज्यादा वहां पर कंज्यूम करने लग जाता है, वोल्टेज डिक्रीज हो जाती है। वो अलग चीज है, वो अलग आपको चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पर अपने वोल्टेज है तो वोल्टेज ही आपको याद रखनी है। तो ये बच्चों आपका आज का टॉपिक था, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। और इसमें नोट्स की तो जरूरत ही नहीं है, आप देखो कि यहाँ पर आपके पास जो नोट्स वाला सारा काम मैं बोर्ड पर ही करवा रहा हूँ। अब ये लाइनें नोट्स में, थ्योरी नोट्स में लिखी होती है, तो आपको यहीं पर मैं सारा कुछ करवा रहा हूँ। तो नोट्स वैसे चलो मेरे से बने तो जरूर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा मैं नोट्स, लेकिन जो इसमें है सारा काम न्यूमेरिकल, यानी जितना डेरिवेशन वाला पोर्शन है सारा, तो इस कारण आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।